नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पुतिन ने ऐसा क्या कर दिया है कि यूक्रेन परेशान है? अमेरिका घबराया हुआ है, यूरोप भी डरा हुआ है। खबर यह है कि रूस के सरहदी इलाकों में बहुत से लोग यूरोप की तरफ कूच कर रहे हैं। रूस के एयरपोर्ट्स पर लंबी कतार लगी हुई है। आज हम आपको रूस के न्यूक्लियर डिसीजंस पर बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि परमाणु युद्ध को जीता नहीं जा सकता, परमाणु युद्ध नहीं होना चाहिए। तो बाइडेन का इशारा सीधे सीधे पुतिन पर था, क्योंकि पुतिन ने आज परमाणु युद्ध पर बहुत बड़ी घोषणा की है। इस रिपोर्ट को देखिए। सात महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का क्लाइमेक्स आ गया है। अब या तो युद्ध खत्म होगा या फिर आर पार होगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी एक बार फिर इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी हुई है। सुनिए, पुतिन ने ऐसा क्या बोल दिया है। Пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. पुतिन ने यूक्रेन को मदद दे रहे पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप लगाया है। पुतिन का कहना है कि नेटो के कुछ देश और उनके नेता रूस के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश रूस को बर्बाद करने में लगे हैं। रूस कोई भी कदम उठाने को तैयार है। सैन्य मोर्चाबंदी के आदेश पर साइन हो चुका है। रूस पर खतरा हुआ तो करारा जवाब देंगे। रूस कोई भी साधन अपनाने को तैयार है। परमाणु हमला करने से नहीं हिचकेंगे। परमाणु हमला कोई झांसा नहीं है। पुतिन को सुनेंगे तो उनके लगाए सारे आरोप शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. सुना आपने, पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने अपना पुराना प्रण दोहराया कि वो रूस की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. यानी पुतिन ये साफ कह रहे हैं कि अब लक्ष्मण रेखा पार हो गई है। रूस को हल्के में लेना खतरे से खेलना है। इसके लिए पुतिन ने अपने संबोधन में सेना को मोबिलाइज करने का आदेश भी सुनाया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब रूस अपनी सेना को मोबिलाइज करेगा। पुतिन के संबोधन का संक्षिप्त सार ये है कि पुतिन ने यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की बात कही है। इसके तहत रूस 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर कम से कम 660 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। यूक्रेन के शहरों को रूस का हिस्सा बनाने के लिए रूस जनमत संग्रह कराने जा रहा है। रूस ने ऐलान किया है कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया में वोट डलवाए जाएंगे। जनमत संग्रह के लिए ये वोटिंग 23 से 27 सितंबर तक की जाएगी। रूस ने यूक्रेन के उन 4 इलाकों में जनमत संग्रह की घोषणा की है जिन पर रूस ने या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से कब्जा जमा रखा है। ये इलाके हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया। रूस की सरकारी मीडिया में शुरुआती जनमत संग्रह का एक नतीजा भी दिखाया गया है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया में 80% से अधिक लोग रूस में शामिल होना चाहते हैं, जबकि डोनेट्स्क और लुहांस्क में यह आंकड़ा 90% से अधिक है। Долгие 8 лет ждали референдум о присоединении к России. Это была наша общая мечта
и наше общее будущее. И вот это случилось. Референдуму быть. पुतिन के जनमत संग्रह वाले प्लान से साफ हो जाता है कि उनकी नजर शुरू से ही यूक्रेन के आधे चांद पर थी। यूक्रेन की धरती का वो टुकड़ा आधे चांद के आकार का है। पुतिन का मिशन मून पूरब में खार्किव से दक्षिण में ओडेसा तक वाले यूक्रेन के पूर्वी दक्षिणी हिस्से को रूस में मिलाना है। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। और ये जमीनी रास्ता यूक्रेन के जिस हिस्से से होकर गुजरता है उसके पूर्वी दक्षिणी हिस्से पर अगर गौर से देखें तो ये आधे चांद के आकार में दिखता है, जिस पर 100% कब्जा इस वक्त पुतिन की युद्ध में पहली प्राथमिकता बनी हुई है। यही वजह है कि पुतिन ने अपने संबोधन में बाकायदा इसका जिक्र किया है। लेकिन पुतिन के इस संबोधन को लेकर पश्चिमी मीडिया में अलग दावा पेश किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि परमाणु हमले की चेतावनी वाली स्पीच के दौरान पुतिन की तबीयत बेहद खराब थी। स्पीच की रिकॉर्डिंग पुतिन की खराब तबीयत के चलते कई बार कैंसिल करनी पड़ी। दावा तो यहां तक है कि न्यूक्लियर हमले की धमकी से रूस के कई आला अधिकारी बेहद नाराज थे, लेकिन पुतिन ने अपना वीटो यानी इस्तीफे की धमकी दे दी। एक तरफ परमाणु धमकी, दूसरी तरफ यूक्रेन में रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा करने की बात, और तीसरा और मास्टर स्ट्रोक जनमत संग्रह, जिसके जरिए पुतिन वो करने जा रहे हैं जो उनकी मिसाइलें नहीं कर पाए। और इधर जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। देखा जाए तो यूक्रेन जंग के हर मोर्चे पर पुतिन की फौज काफी तनाव में है। यूक्रेन की काउंटर अटैक के बाद रूस के पांव उखड़ने शुरू हो चुके हैं और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का यह दावा है कि जंग जारी रखने के लिए रूस के पास सेना कम पड़ गई है, लिहाजा पुतिन के इशारे पर रूस की जेल में बंद कैदियों को रूस की सेना में भर्ती किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के काउंटर अटैक से उखड़े रूसी सेना के पांव। यूक्रेन ने वापस जीते कई अहम इलाके। जंग जीतने के लिए रूस ने चली नई चाल। यूक्रेन फतेह का फॉर्मूला, पुतिन का कर्म। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि आखिर यूक्रेन जंग जीतने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर कौन सा नया दांव चला जा रहा है। उससे पहले हम आपको यूक्रेन जंग की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस हकीकत की तस्दीक कर रही हैं कि जंग में फिलहाल यूक्रेन के काउंटर अटैक में रूसी सेना के पांव उखड़ने शुरू हो गए हैं और यूक्रेन की सेना रूसी फौज के कब्जे से अपने देश के कई अहम शहरों को वापस जीतने में कामयाब हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी शायद इस बात का इल्म है कि यूक्रेन जंग में अब रूस की फौज को कई जगहों पर भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने एक नई रणनीति के तहत अपने काउंटर अटैक में एक रूसी सैनिक के मुकाबले 8 यूक्रेनी सैनिक उतार दिए हैं। इस अचानक हमले के लिए रूसी सेनाएं तैयार ही नहीं थी। इसके साथ ही उनकी तादाद भी यूक्रेनी सैनिकों से काफी कम थी। नतीजतन उन्हें अपनी कई अहम पोजीशन छोड़नी पड़ी। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में जंग जारी रखने के लिए एक नया दांव चला है।
ये दावा किया है रूस के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने। ये व्लादिमीर ओस्चकिन हैं। फिलहाल ओस्चकिन अपने परिवार के साथ फ्रांस में रहने के लिए मजबूर हैं। व्लादिमीर ओस्चकिन का दावा है कि राष्ट्रपति पुतिन के इशारे पर उनकी प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन गुलाग यानी रूस की अलग अलग जेलों से कैदियों को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी फौज में भर्ती कर रहे हैं। अपने दावों को साबित करने के लिए ओस्चकिन ने इन तस्वीरों के अलावा एक वीडियो भी पोस्ट किया है। भूरी जैकेट में नजर आ रहा ये शख्स ही येवगेनी प्रिगोजिन है, जो यूक्रेन जंग के लिए रूस की जेलों में बंद कैदियों को रूसी सेना में भर्ती कर रहा है। आइए अब आपको ओस्चकिन का पोस्ट किया वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर उनका दावा है कि रूस के पास यूक्रेन जंग लड़ने के लिए सैनिकों की कमी हो गई है, लिहाजा वो जेलों में बंद कैदियों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है। Чё? С той стороны висит. В ТикТок сейчас выложу, блядь. Серьезно, он тоже с***ся? Тут. Вова тоже, блядь. Вова пошел. Все едут, короче, блядь, то ли красть, то ли воевать. व्लादिमीर ओस्चकिन का दावा है कि ये वीडियो रूस की एक जेल का है, जिसमें रूस की सेना में भर्ती होने के लिए एक नहीं बल्कि कई कैदी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि रूस अब तक यूक्रेन जंग के लिए 28,000 कैदियों को अपनी सेना में भर्ती कर चुका है। दरअसल व्लादिमीर ओस्चकिन एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और राष्ट्रपति पुतिन के विरोध के चलते अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए 2021 में उन्हें रूस छोड़ना पड़ा था। व्लादिमीर ओस्चकिन ही वो शख्स हैं जिन्होंने यूक्रेन जंग के दौरान ये दावा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग में कैदियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। It's very difficult to us and to our family, but I think that we don't have the choice, and we need to stop Putin and his regime because now he do a lot of things like a risk from the third war. व्लादिमीर ओस्चकिन का तो ये भी कहना है कि रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी फ्रांस में उन पर जानलेवा हमला भी कर चुकी है, लेकिन वो इस हमले में बच गए थे। September, I saw the red point. I hear and me and the policemen and the people who live near me hear the sounds of shoot. And I'm not specialist in this term, but I think that first time it's like attack, psychology attack against me, to be scared, to go out, and the first time it's the situation when the people who worked with the Russian special forces and criminal leaders, they very good understand where I live my family, and it's possible that it's psychology attack or it's the attack against me. सिर्फ व्लादिमीर ओस्चकिन ही नहीं बल्कि रूस की एक जेल में बंद राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े विरोधी एलेक्सी नावल्नी ने भी एक ट्वीट जारी किया है। उनके ट्वीट के मुताबिक जंग में कैदियों को सैनिक बनाकर भेजना गलत है। उन्हें कहा जा रहा है कि अगर वो 6 महीने यूक्रेन में जंग लड़ेंगे तो वो आजाद कर दिए जाएंगे। ऐसी सेना जंग में क्या हासिल करेगी? एलेक्सी नावल्नी को रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है और फिलहाल वो यूक्रेन जंग पर राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना के चलते जेल में बंद है। In my head, I
have a lot of information, and I thinking that it's the last period of Putin, and this war, this disgusting war, and this attack against me, like against Navalny, it's the last period of Putin and his regime. And I think that we need to protect us, and we need to continue this battle, because it's not a battle against Putin, it's a battle against totalitarianism, and we need to do something to win for protect the democracy and human rights and future of Russian Federation. यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन सरकार ने भी एक बड़ा दावा किया है, और यूक्रेन सरकार का ये दावा भी एक ट्वीट की ही शक्ल में सामने आया है। यूक्रेन सरकार के ट्वीट के मुताबिक उसकी आईटी आर्मी ने वैगनर ग्रुप की वेबसाइट हैक कर ली है। इसके अलावा उसका दावा है कि इस वेबसाइट से उसके हाथ वैगनर ग्रुप से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी लगी हैं। हमारे पास भाड़े के सैनिकों का व्यक्तिगत डाटा है। हर जल्लाद, हत्यारे और बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बाइडेन, पुतिन और जेलेंस्की के ऊपर जो प्रेशर है आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं शी जिनपिंग किस दबाव में है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से बीजिंग का मिलिट्री हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा तनाव में आ चुका है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि अगले 48 घंटों में कैसे ताइवान को लेकर हालात एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकते हैं। देखिए। ताइवान स्ट्रेट में नजर आए कनाडा अमेरिका के वॉरशिप। जो बाइडेन के बयान के बाद ताइवान के नजदीक अमेरिकी युद्धपोत। चीन ने अमेरिका पर लगाया उकसाने का आरोप। ताइवान स्ट्रेट में सुलग रही जंग की चिंगारी। क्या ताइवान मसले पर अमेरिका और चीन के बीच सीधी जंग होने वाली है? क्योंकि ताइवान स्ट्रेट से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें एक विनाशकारी जंग के खतरे का पैगाम छिपा है। यह अमेरिका की नौसेना के 7th फ्लीट का आर्ली बर्ग क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS हिगिंस है, और यह महज 24 घंटे पहले ताइवान स्ट्रेट में नजर आया था। ताइवान स्ट्रेट से गुजरते वक्त USS हिगिंस के साथ कनाडा की नौसेना का हेलिफैक्स क्लास का फ्रिगेट HMCS वैंकूवर भी था। चीन के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि अमेरिका जानबूझकर ताइवान स्ट्रेट में उसे जंग के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल जिस वक्त USS हिगिंस और HMCS वैंकूवर ताइवान स्ट्रेट से गुजरे, तो चीन की नौसेना का 052D डिस्ट्रॉयर उन पर नजर रख रहा था। इस दौरान अमेरिका और चीन के जंगी जहाजों के बीच महज 100 मीटर की दूरी थी। हालांकि अमेरिका की 7th फ्लीट और रॉयल कैनेडियन नेवी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत ये उनकी रूटीन गश्त थी, लेकिन इस पर चीन की नौसेना के पूर्वी थिएटर कमांड के मुताबिक यह अमेरिका और उसके सहयोगियों की उकसाने वाली कार्रवाई है। लिहाजा अमेरिका से जंग के खतरे को देखते हुए उनका पूर्वी थिएटर कमांड अलर्ट पर है। चीन सरकार का कहना है कि वो ताइवान और चीन के एकीकरण को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करना चाहती है, लेकिन अगर किसी बाहरी ताकत ने इसमें दखल अंदाजी की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 愿意继续最大的诚意，尽最大的努力来
争取和平统一的前景。同时我们也必须把话讲清楚，我们捍卫国家主权和领土完整的这个决心和意志坚定不移，绝不允许任何人、任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土。那么，如果台独分裂势力或外部势力挑衅、逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取。 दरअसल 48 घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उनके बयान के मुताबिक अगर चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए उस पर हमला करता है तो अमेरिकी फौज ताइवान की सुरक्षा करेगी। इस बयान पर चीन ने कड़ा ऐतराज भी जताया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के महज 48 घंटे बाद ही अमेरिकी जंगी जहाज का ताइवान के पास नजर आने का एक सीधा सा मतलब निकलता है कि अमेरिका चीन को ये पैगाम देना चाहता है कि वो उसके साथ सीधी जंग के लिए भी तैयार है। अमेरिका और चीन के बीच 2 अगस्त 2022 को नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से तनातनी चल रही है। 2 अगस्त से चीन लगातार ताइवान के आसपास एक के बाद एक युद्धाभ्यास कर रहा है। इसके अलावा चीन ताइवान पर दबाव बनाने के लिए उसकी सीमा में लगातार घुसपैठ भी कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि चीन की वायुसेना के लड़ाकू विमान बार बार ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ कर रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 20 सितंबर को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में चीन के 24 लड़ाकू विमान नजर आए। इनमें एक शेनयांग J-16 फाइटर जेट भी शामिल था। इसके अलावा चीन ने ताइवान के आसपास अपनी नौसेना के 4 जंगी युद्धपोत भी भेजे। अपनी सीमा से चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए ताइवान को उन्हें रेडियो वार्निंग देनी पड़ी और चीन के जंगी जहाजों को रोकने के लिए ताइवान को अपने छोटे जंगी जहाज भेजने पड़े। सितंबर 2022 में अब तक चीन के 401 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, चीन की नौसेना के 101 जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन के पास नजर आए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।